नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार में जहां एनडीए, आरजेडी और महागठबंधन के फैक्टर को ध्वस्त करने में लगा हुआ है, तो वहीं पर राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इसको लेकर के भी तैयारियां चल रही। तो बिहार में जिस प्रकार से पुल गिर रहे हैं, इसको लेकर के भी राजनीति गरमाई। केंद्रीय मंत्रियों को, जो बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों को, उनको जो विभिन्न कमेटियों में रखा गया, उसकी भी चर्चा करें। चर्चा की शुरुआत पहले करते हैं बिहार में जो पुल गिर रहा है उसको लेकर के। एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है। इस बरसात के मौसम में कई ऐसे पुल जो हैं वो पानी के बहाव में बह गए, जिससे आम जनों की परेशानी हो रही है। जब ये संख्या इक्का दुक्का होती थी तो इतनी चर्चा का विषय नहीं होता, लेकिन एक पखवाड़े में पिछले कई पुल गिरे हैं, जिनमें 18 जून को अररिया जिला में बकरा नदी के पररिया घाट पर बना पुल, 22 जून को किशनगंज जिले के पथरिया पंचायत में बूंद नदी पर बना पुल गिरा, तो 22 जून को सिवान जिले के गंडक के उपधारा पर बना पुल ध्वस्त हो गया। 23 जून को मोतिहारी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से घोड़ासहन में नाले पर पुल गिरा, तो 26 जून को किशनगंज के जिले के गुआबारी पंचायत में मारिया धारा पर बना पुल भी गिरा। 27 जून को मधुबनी के भेजा गांव में भुतही बलान में निर्माणाधीन पुल गिरा। और इधर अभी 24 घंटे के अंदर ही सिवान सारण जिले में 5 पुल ध्वस्त हो गए। अभी बुधवार के दिन में गंडक नदी के सिवान जिले के महाराजगंज में बने 3 पुल तथा सारण जिले में 2 पुल पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हो गए। ये सभी पुल लगभग 21 से 35 वर्ष पुराने थे। आखिर इतने पुल क्यों गिर रहे हैं? क्या पुल में लगे हुए मटेरियल अच्छा नहीं था, या फिर उनके सही ढंग से निरीक्षण नहीं हो रहा? इन पुलों के गिरते हुए देख करके राज्य सरकार ने एक पुल निरीक्षण कमेटी का गठन किया है, जो समय समय पर पुलों का निरीक्षण करेगी और आवश्यकता होने पर उनके मरम्मत कार्य करेगी। लेकिन निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से बिहार में पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसको लेकर के बिहार के विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। चर्चा आगे करते हैं के फैक्टर का। राज्य में ओबीसी जाति से संबंध रखने वाले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के रूप में यादव समुदाय का मुख्यमंत्री बना, तो कुर्मी समुदाय का नीतीश कुमार। इस दौरान कहीं न कहीं दरकिनार हो रहा था तो कुशवाहा। राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा चुनाव में जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार में जो महागठबंधन था, इस गठबंधन की नज़र इस वोट बैंक पर था, और इसलिए कई कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया। जब कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिनमें से 2 कुशवाहा चुनाव जीतने में भी सफल रहे। एक औरंगाबाद से वह कुशवाहा जो पहले जेडीयू के ही नेता हुआ करते थे, और जेडीयू के टिकट पर वो बेलागंज से चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का। तो दूसरी तरफ काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके राजा राम सिंह ने भी बड़ी लंबी लकीर खींची है, और वहां पर भी कुशवाहा जीतने में सफल हुआ। केवल चुनाव परिणाम तक ही के फैक्टर आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए नहीं था, बल्कि चुनाव के बाद भी एक बड़े राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए मीसा भारती को लोकसभा में नेता ना बना करके अभय कुशवाहा को लोकसभा में नेता बनाया गया। यादवों को साधने के लिए सुरेंद्र प्रसाद यादव को मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी सौंपी गई, तो राज्यसभा में फैज अहमद को भी जिम्मेवारी सौंप करके एम बाई के साथ साथ
के समीकरण को भी लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल साधने में सफल हुआ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती था कि आरजेडी और महागठबंधन के कुशवाहा समीकरण को कैसे साधा जाए। और इस के समीकरण को साधने के लिए जहां विधान परिषद का उपचुनाव में भगवान श्री कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है जो जेडीयू के हैं, तो राज्यसभा के खाली रिक्त सीटों के लिए राज्यसभा के लिए जो सीट खाली हुई उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। गौरतलब है कि राज्यसभा की ये सीटें मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा के सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई। जहां विवेक ठाकुर नवादा से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं जो भाजपा के उम्मीदवार थे, तो मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव जीती। ऐसे में ये जो उपचुनाव हो रहा है राज्यसभा और विधान परिषद का, इसमें भगवान श्री कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार करके कुशवाहा फैक्टर को कुशवाहा समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तहत एनडीए में शामिल हुए थे और काराकाट लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पवन सिंह के कारण उनको काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा एनडीए में भाजपा और जेडीयू के लोग भेज रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में जो 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होगा, यहाँ पर भी समीकरण बनने और बिगड़ने लगे। इन सभी 4 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होना है, उनमें तरारी ही एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ ऐसा दिखाई देता है कि आम कार्यकर्ता के टिकट मिलेगा। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में चुनाव होना। जहां तरारी जो बक्सर जिले के अंतर्गत आता है, जहां से सुदामा प्रसाद चुनाव विधायक थे, लेकिन वो बक्सर से चुनाव जीतने में सफल हुए लोकसभा का, और इसके बाद उन्होंने तरारी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। तरारी में जो भाकपा माले के नेता है सुदामा प्रसाद, अब ऐसा लग रहा है कि भाकपा माले की ओर से उनको फिर से वहाँ पर एक काम कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता है। वहाँ जेडीयू से तरारी विधानसभा सीट से जेडीयू के लिए सुनील पांडे, विनोद कुमार पांडे और सुनील पांडे दावेदार हैं। सुनील पांडे जेडीयू के टिकट पर पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो बेलागंज विधानसभा सीट पर सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से लोकसभा के लिए चुने गए और इस वजह से बेलागंज सीट खाली हुई है। जहां आरजेडी के टिकट पर उनके बेटे विश्वनाथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो वहीं जेडीयू की ओर से विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के पुत्र दावेदारी जता रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वहां पर किसको टिकट मिलता है। यद्यपि जेडीयू ने यह प्रयास किया था कि इमामगंज पर जेडीयू चुनाव लड़े जो जीतनराम मांझी की सीट रही है, और बेलागंज से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा चुनाव लड़े, लेकिन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से विधायक हुआ करते थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जो गया से लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र में मंत्री बन गए। इमामगंज में भी विधानसभा का उपचुनाव होगा और ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यहाँ से चुनाव लड़ेगा एनडीए के तहत, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा में जीतनराम मांझी के परिवार से ही या उनके कोई निकट सहयोगी ही इमामगंज से चुनाव लड़े। रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे। सुधाकर सिंह लोकसभा चुनाव में जीतने में सफल रहे थे। ऐसे में रामगढ़ के सुधाकर सिंह वहाँ से उनके भाई को आरजेडी टिकट दे सकते। कह सकते हैं कि इन तमाम सीटों पर राजनीतिक परिवार के लोगों की ही नज़र लगी हुई। आम कार्यकर्ता को अभी भी इन चुनावों से दूर ही रहना होगा। धन्यवाद साथियों। बिहार के जब इस वीडियो पे चर्चा चल रही थी, तो एक चीज़ और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।
संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जब बिहार लौटे तो उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज की जो मांग है उस पर वित्त मंत्रालय से उनकी चर्चा हुई है। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उससे इनकी चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में केंद्र जल्द ही बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ऐसे पैकेज दे सकता है जिससे इन राज्यों का तेजी के साथ विकास हो सके। गौरतलब है कि तेलंगाना बनने के बाद लगातार चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की मांग करते रहे। ऐसे ही झारखंड निर्माण के बाद से ही बिहार भी विशेष राज्य की मांग करता रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।